हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग क्लास 8th की जितने भी इसमें जो है चैप्टर दिए गए हैं क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी में, इससे पूरा डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे और हम देखेंगे भी कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप लोग किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यूपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें अगर जूनियर आप लोग ने ले रखा है, जिसमें साइंस साइड से जो भी लोग हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है 6 to 7 जो हम लोग ने 6 से 7th क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा, तो हमने ये देखा कि एनसीईआरटी में हर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग इंटर तक के हमको 6 to इंटर तक के लगभग हमको वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती जाएंगी। लेकिन हमने ये देखा कि हर क्लास में उसका लेवल सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है। तो यही होता है, इंटर तक भी हमको यही मिलेगा, सिमिलर चीज़ होगी, बस उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता चला जाएगा क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर पूरा डिस्कस करना है। और जो है अगर कोई नीट एस्पायरेंट्स है, यानी नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है फर्स्ट ईयर और इंटर की एनसीईआरटी। ठीक है, तो इन जो वीडियोस हैं इनको एकदम रेगुलर तरीके से आप लोग जो है इसको पढ़िएगा। और ख़ास कर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे मेरी यही है कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग अभी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए अगर आप लोग तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स इसका बनाते हुए चलिए, और जिससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर आज की हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो क्लास 8 की ये साइंस की एनसीईआरटी है, इसमें देखते हैं पहले चैप्टर्स कितने हैं। तो देखिए, ये सूची दी गई है, विषय सूची दी गई है क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है इसमें है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। दूसरे में है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। थर्ड में है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित जो रेशे हैं इसे हम लोग ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, क्लास 7 में भी पढ़ा था, और उनका लेवल इंक्रीज़ होता गया था। अब इसमें देखते हैं कि इसका क्या लेवल रहता है। इसके बाद है पदार्थ, धातु और अधातु, इसे हम लोग ने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो अध्याय 5 है उसमें है कोयला और पेट्रोलियम। 6 में है दहन और ज्वाला। 7th में है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। 8th में है 8th चैप्टर जो है वो कोशिका संरचना एवं प्रकार। 9th में है जंतुओं में जनन। नेक्स्ट है चैप्टर 10 में है अध्याय 10 में किशोर की ओर, और 11 में है बल तथा दाब। 12th में है घर्षण। 13 चैप्टर में है ध्वनि। 14 में है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 15 में है कुछ प्राकृतिक घटनाएं, और 16 में है प्रकाश। 17 में है तारे एवं सौर परिवार, और 18 में है वायु तथा जल प्रदूषण। तो देखा जाए तो 7th क्लास में भी जो है 18 चैप्टर थे, और यहाँ पे जो है 8th क्लास है इसमें भी टोटल 18 चैप्टर हैं। तो एक एक करके सारे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर जो है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है हमारा वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में एक एक करके हम लोग, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये इससे अक्सर करके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, यूपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश करिएगा जब ये चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे तो इसे शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि ग्रीष्म अवकाश में जब जो है गर्मियों की छुट्टी होती है तो उसमें पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। इस तरीके के जो कुछ औजार जो हैं इन लोगों ने खेत में देखे। तो बूझो का एक क्वेश्चन है, वो जानना चाहता है कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसे देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषण करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य के अलावा और जितने भी जंतु हैं वो अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो ये जो जंतु होते हैं वो या तो पौधों पर निर्भर करते हैं या फिर उन जंतुओं पर निर्भर करते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, और इसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं। आप जानते हैं कि
सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम, जितने भी जैविक प्रक्रम हैं जैसे कि पाचन, डाइजेशन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। जब ये सारी जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन की होती है, रेस्पिरेशन की होती है या एक्सक्रीशन की होती है, तो इसमें ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो हम अपना भोजन, पौधों अथवा ये जो हमें एनर्जी मिलती है वो भोजन से मिलती है, जो भी हम लोग फूड जो है लेते हैं, और हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य होते हैं वो पौधों और जंतु दोनों से ही जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे इनका फिर से एक और है क्वेश्चन है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे बूझो का ये एक प्रश्न है कि जो है हम सभी को, जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, हमारे देश में जितने मनुष्य रह रहे हैं लगभग सभी को ही जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इतनी तादाद, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उनको हम इतनी बड़ी तादाद में कैसे भोजन जो है मतलब उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे पहेली ने उसका आंसर दिया है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक, मतलब कि उनकी भोजन की अगर पूर्ति अगर करनी है, जो जनसंख्या की इतनी वृद्धि है, उन सभी की अगर भोजन की पूर्ति करनी है तो उसके लिए भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन ज़रूरी है। तो वो कैसे है? एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। मतलब कहने का है कि अगर एक बड़ी और विशाल जनसंख्या है, उसको अगर भोजन प्रदान करना है तो उसके लिए उसका नियमित उत्पादन होना चाहिए, उसका सही तरीके से उसकी प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका प्रबंधन होना चाहिए, पूरा मैनेजमेंट, क्या क्या चीज़ें, खाली प्रोडक्शन ही ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रोसेस होती हैं, एवं उसका वितरण, और फिर उसकी जो है अगर हमको भोजन मिल जा रहा है यानी कि फसल हमको प्राप्त हो जा रही है, जो भी भोजन के रूप में जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त होने के बाद उसका वितरण कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है कृषि पद्धतियाँ। तो इसमें देख लेते हैं, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। 10,000 ईसा पूर्व तक के मनुष्य जो है घूम घूम करके अपनी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में ही समूह में विचरण करते थे। ग्रुप में, पूरे कबीले के रूप में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो भ्रमण करते थे। किस लिए? भोजन और आवास की खोज में। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। वो पहले क्या खाते थे? कच्चे फल खाते थे और सब्जियां खाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, डेवलपमेंट बढ़ी, तो फिर वो लोग कालांतर में क्या हुआ कि वो खेती करने लगे और खेती से वो चावल, गेहूं और अन्य जितने भी खाद्य फसलें हैं उनका उत्पादन वो कर सकें। इस प्रकार ही कृषि का प्रारंभ हुआ। तो यानी कि कृषि का जो प्रारंभ हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। तो आगे देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे ही हम फसल कहते हैं। बूझो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि अगर हमें जो है बड़ी सी जनसंख्या, विशाल जनसंख्या है, उसको भोजन की पूर्ति करानी है तो इसके लिए हमें उस उत्पादन व्यवस्था और उसका वितरण वगैरह सब कुछ हमको उसको बढ़ाना होगा। तो उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो है पौधे या भोजन की पैदावार को हमको बढ़ाना होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल का अर्थ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हों। गेहूं की फसल वही कही जाएगी जिसमें खेत में उगाने वाले जितने भी पौधे हैं वो सब किसके हों? गेहूं के हों। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि अनाज की अलग होती हैं, सब्जियों की अलग होती हैं, फल की अलग होती हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि सभी जो फसलें हैं वो एक ही मौसम में नहीं होती हैं, अलग अलग मौसमों के हिसाब से फसलों का जो है उत्पादन होता है। ठीक है, तो उनके आधार पर ही फसलों का वर्गीकरण भी किया जाता है, मौसमों के आधार पर। अब जैसे यहाँ पे है कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, टेम्परेचर, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अब भारत खुद ही इतना विशाल देश है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और वर्षा है, वो ये जो है जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर जाएँ तो ये अलग अलग हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की हैं। तो हम देखें कि अगर देश के अलग अलग भागों में अगर देखें तो ये जो परिस्थितियाँ हैं वो सब जगह अलग अलग तरीके की दिखाई देती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ही
इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही फसलें भी उगाई जाती हैं और इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इतनी बड़ी विविधता है, इतनी बड़ा डिफरेंस है, फिर भी जो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जो फसल है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? पहली जो होती है वो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की क्रॉप होती है। दूसरी जो होती है वो रबी की क्रॉप। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इनको नोट डाउन ज़रूर करिएगा कि खरीफ की फसलों में कौन सी आती हैं और रबी की फसल में कौन सी आती हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ फसल कहलाती हैं। जैसे कि भारत में जो वर्षा ऋतु होती है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक की होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कपास की खेती कब से कब तक की हो सकती है, ठीक है, और वो किस फसल के अंतर्गत आती है। तो वर्षा ऋतु जो होती है वो जून से सितंबर तक की चलती है, ठीक है। और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद है रबी की फसल। रबी की फसल में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च, रबी की फसलें जो होती हैं वो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और ये जो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की चलती है। इसमें फसलें जो होती हैं वो इन फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। इनमें जो आती हैं कौन कौन सी? गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों, अलसी, रबी, ये सभी जो है रबी की फसल के उदाहरण हैं। अगर देखा जाए कि जो खरीफ की फसलें हैं वो बोई कब जाती हैं? वो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, यानी कि इनकी बोने की जो टाइमिंग है वो वर्षा ऋतु होती है, यानी कि जून से सितंबर तक के। और फिर इनकी जो कटाई होती है यही ठंडियों में ही होती है, जब जो है इसकी 1 महीने का डिफरेंस खाली होता है। और फिर जो रबी की फसलें होती हैं वो शीत ऋतु में जो है ये उगाई जाती हैं। शीत ऋतु में जब जो है ये उगाई जाती हैं अक्टूबर से मार्च की टाइम ड्यूरेशन में, तो जब ये खरीफ की फसलें जब उग जाती हैं, इनकी कटाई हो जाती है, उसके बाद इनको उगाया जाता है, ठीक है। और फिर इनकी कटिंग भी वही जो है मार्च अप्रैल तक की हो जाएगी, यानी कि जो है उसकी खरीफ की टाइमिंग आने से पहले इनकी कटाई हो जाएगी। इसके अलावा कई स्थानों पर दालों और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे दाल और सब्जियां जो है वो गर्मियों में उगाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं आधिकारिक फसल पद्धतियाँ क्या क्या हैं। तो बूझो का एक क्वेश्चन है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। धान यानी चावल जो है उसको शीत ऋतु में, ठंडियों में, अक्टूबर टू मार्च का जो टाइम होता है इसमें क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो पहेली ने इसके क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जो धान होता है यानी चावल होता है उसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। वर्षा ही ऋतु ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इसको जो है जो धान की जो फसल होती है उसको आसानी से पानी प्रोवाइड हो सकता है, जल उसको प्रोवाइड हो सकता है। इस वजह से उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है धान की फसल की वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उनको जो क्रियाकलाप हैं, जो भी उनको जो है वर्किंग करनी होगी फसल उगाने से लेकर के पूरी जो है टाइमिंग तक के, तो उसमें जो है कई जो क्रियाकलाप हैं वो टाइमिंग के अनुसार होते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये जो क्रियाकलाप जो खेतों में जो किसान हैं वो करेंगे, ये उसी तरीके से हैं जिस तरीके से जो माली होते हैं वो अपने जो है फूल जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको जो है उगाने में उनमें यूज़ करते हैं, या फिर जो हम सभी लोग सजावटी पौधे जो अपने घरों में लगाते हैं उनके लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए, कृषि पद्धतियाँ जो हैं उनके अंतर्गत ये सारे क्रियाकलाप आते हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी पद्धतियां इसमें सम्मिलित हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना है। यानी कि जब भी हम कोई भी फसल उगाएंगे या फिर कोई भी बाग में कोई भी जो है या बाग लगा रहे होंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले, या कोई पेड़ लगा रहे होंगे तो हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, यानी कि प्रिपरेशन करेंगे सॉइल का। उसके बाद जब मिट्टी पूरी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम बुआई करेंगे, सोविंग करेंगे, ठीक है। अब सीड के द्वारा अगर जो है पेड़ उग रहा है या फिर जो फसलें जो होती हैं मोस्टली उसमें सीड के द्वारा ही उनका जो है जो पेड़ जो होते हैं वो उगाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, बुआई होगी, ठीक है, सोविंग होगी। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, नेक्स्ट होगी इसमें खाद और उर्वरक देना जो ज़रूरी चीज़ें होंगी। उसके बाद सिंचाई होगी, ठीक है। सिंचाई में मतलब इरिगेशन की प्रोसेस में जो जो ज़रूरत, मतलब जिन जिन फसलों को पानी की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, यानी कि काफ़ी समय तक के जो है अनवांटेड जो पेड़ निकल आते हैं जो कि जो है पौधों की जो फसलें होती हैं उनकी ग्रोथ में बाधा डालते हैं, क्योंकि जो है उन पौधों को भी बड़ा होने के लिए वही नरिशमेंट चाहिए होता है जो है फसलों को, जो मतलब कि जो फसल हमको चाहिए उनको चाहिए होता है, तो उनकी मतलब ग्रोथ में ये बाधा डालते हैं। तो इसलिए खरपतवार से सुरक्षा की जाएगी फसल को।
उसके बाद फिर जब इस तरीके से मतलब ये टाइम ड्यूरेशन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर फाइनली आएगी कटाई की प्रोसेस। हार्वेस्टिंग जब पूरी हो जाएगी, इसके बाद अब हार्वेस्टिंग के बाद हमें फसल जो है अनाज के रूप में हमको पूरी मिल जाएगी, जैसे गेहूं के रूप में, जैसे चावल के रूप में, ठीक है। अब उनका हमें भंडारण कर लेना है, तो लास्ट में जो होगा वो भंडारण होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला स्टेप है वो है मिट्टी तैयार करना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला बनाने की जो है प्रोसेस में क्या होता है, पोर्स हो जाए यानी भुरभुरी हो जाए मिट्टी, उस तरीके का हमें इसमें करना है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक की जा सकती हैं, क्योंकि जब जो है मिट्टी जो है वो भुरभुरी होती है या पोली होती है, तो जड़ों को नीचे तक की गहराई तक जाने में कोई भी बाधा नहीं आती है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, क्योंकि जो पोली मिट्टी होती है उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि जो है वो ईजिली जो है वो श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती हैं। पोली मिट्टी जो होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रकार वो श्वसन करने में पौधों में सहायक होती हैं, तो इसे देखते हैं। नेक्स्ट है पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। पोली मिट्टी का और एक काम यहाँ पे है कि जो मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए हैं या फिर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि करने में भी सहायता करती हैं, क्योंकि उनको जो है रहने की एक फ्री स्पेस मिल जाता है ना, तो इसलिए उनका जो है उनकी वृद्धि भी बढ़ने लग जाएगी। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं, जो जैसे केंचुआ है या सूक्ष्म जीव जो हैं ये किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला कर देते हैं। हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा भी है पिछले अध्याय में कि जो केंचुआ होता है वो मिट्टी को पोला करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा तथा ह्यूमस बनाते हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमस बनाने का भी, खाद बनाने का भी ये काम करते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक क्यों है, ये क्वेश्चन काफ़ी देर से हम सब की माइंड में आ रहा था कि मिट्टी को जो पोला किया जा रहा है उसके लिए रीज़न क्या है, आखिर उसको जो है इसका जो भुरभुरा करने की जो प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी क्यों है ये। तो आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। मिट्टी में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं और कुछ सजीव यानी सूक्ष्म जीव भी होते हैं, और सूक्ष्म जीवों के अलावा कुछ जैसे केंचुए वगैरह जो होते हैं ये सब भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, और जो है मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ये जो मृत पौधे और जंतु जो होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा ये अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले जितने भी पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं, उनमें जो है इसमें फ्री हो जाते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि जो ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है जिसमें ये सारे पोषक तत्व जो है मरी हुई या जो है डेड लीव्स होती हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, इनका अपघटन होने के बाद जो भी पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं तो ये ऊपरी परत पे ही रहते हैं। इसे उलटने पलटने पर अभी क्या है कि ये जो पोषक तत्व हैं वो खाली ऊपरी जो लेयर है उसी में ही है। जब इनको उलट पलट दिया जाता है तो ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं ये पूरी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग अब कर सकते हैं, ईजिली और अच्छे से कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना, उलट पलट करना या फिर एकदम पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो प्रिपरेशन किया जा रहा था सॉइल का, तो हमने देखा कि वो जो है मिट्टी का जो प्रिपरेशन हो रहा था, सॉइल का प्रिपरेशन जो हो रहा था, ये कितना ज़रूरी है खेती के लिए, ठीक है, पूरी एक फसल के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि आखिर जो है जुताई की जो प्रोसेस है ये क्या होती है। तो जुताई करना ही यही होता है कि जो है मिट्टी को भुरभुरा करना या उसे पोला करना, ठीक है। इसे हल चला करके करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो हल चला करके की जाती है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल जो होते हैं वो या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई के से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है जिन जगहों पर, तो वहाँ पे अगर खेती करनी होती तो पहले उनको पानी, उन ज़मीनों में पहले पानी डाल करके उनको थोड़ा सा जो है मतलब कि सॉफ्ट किया जाता है। उसके बाद जो है पानी की मतलब ज़रूरत पड़ती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जुते हुआ जो खेत होता है इसमें बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। पाटल की सहायता से उसे तोड़ा जाता है।
ताकि जो है इन मोटे मोटे जो ढेले हैं इनके भी भुरभुरे बनाए जा सकें। अब यहाँ पे है बुआई एवं सिंचाई, यानी कि यहाँ पे जो सोइंग और इरिगेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। ठीक है, ये वाली जो दोनों प्रोसेस हैं कि इरिगेशन के लिए और बुआई के लिए, इन दोनों के लिए खेत जो है उसको जो है एक जैसा समतल करना ज़रूरी है, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। जैसे अभी पाटल की हम जो है यूज़ कर रहे थे कि उसके द्वारा एक जो बड़े बड़े ढेले रह जाते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ करके इनको बराबर किया जाता है ताकि जो मिट्टी है खेत की जो है ज़मीन है वो बराबर रहे। ठीक है, और उसके लिए जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बुआई और सिंचाई की जो प्रोसेस होती है उसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए और जो भूमि है वो समतल एकदम बनी रहे। इसके अलावा कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये जुताई, ये जो पोली करने की जो प्रोसेस होती है इससे पहले खाद डाली जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम लोग ने देखा था फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स जो डाले जा रहे थे, ये इसलिए भी डाला जाता है, इसे भी देख लेते हैं कि जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि खाद का पहले मिलाने का मेन मकसद यही होता है कि खाद में जितनी भी जो पोषक उर्वरक वगैरह जो उसमें डाले जाते हैं वो ईजिली मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाते हैं जब उसकी जुताई होती है। ठीक है, ऊपर नीचे सब हो जाते हैं तो इजीली अंदर तक के मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको जो है अच्छी मात्रा में जुताई के समय खाद में ये अच्छी तरीके से ये मिल जाते हैं और फिर उसके बाद बीज बोने से पहले जुताई करने के बाद पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो बुआई से पहले खेत में थोड़ा सा पानी फुहारा वगैरह कुछ करके ऐसे डाल दिया जाता है। अब देखते हैं कृषि के औजार कि कृषि में कौन कौन से औजार यूज़ होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, जो अभी हमने देखा कि मिट्टी को पोली करना, प्रिपेयर करना मिट्टी को। ठीक है, उसके बाद यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले ये सब प्रमुख औजार हैं। ठीक है, इसके बाद है जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये जो है ये हल शाफ्ट दिखाया गया है। ठीक है, हल का जैसे यहाँ पे मिट्टी को पोली करने के लिए हल का भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि ये जो है हल शाफ्ट जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हल शाफ्ट जो होता है इसमें एक तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हल, ठीक है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसकी एक जोत की जो प्रोसेस है जिसे हम बीम कहते हैं, जिसके द्वारा बैल जो कि बैलों की जो है गर्दन पे लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो मिट्टी को पोली करा, ये वाला जो हिस्सा है ये इसको कहते हैं हल शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा है जिससे मिट्टी को खोद करके इसको जो है नीचे से ऊपर किया जा रहा है, उलट पलट किया जा रहा है, इसको फाल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लॉ या प्लॉशेयर बोलते हैं। ठीक है, फाल बोलते हैं। तो ये पूरा जो है हल का स्ट्रक्चर हो गया कि हल जो यूज़ किया जाता है मिट्टी को भुरभुरा करने में, तो ये पहला औजार हो गया। उसके बाद एक एक करके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सबको देखते हैं। तो पहला हमारे पास हल आएगा, जो कि अभी हमने स्ट्रक्चर उसका देख लिया, अब इसके अंदर भी देख लेते हैं। प्राचीन काल में से ही हल का उपयोग जुताई या खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, जो खरपतवार होते हैं इन सबको निकालने में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है खुरचने के लिए, खरपतवार एवं मिट्टी को खुरचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी, 2 बैल इसका यूज़ किया जाता है, और अथवा अन्य पशुओं, ज़रूरी नहीं है कि बैल ही हो, और अन्य पशु जैसे घोड़े या ऊँट भी ले सकते हैं, की सहायता से इसे खींचा जाता है। ठीक है, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिससे फाल कहते हैं। फाल वाला जो हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था नीचे वाला, ठीक है, वो उसे फाल कहते हैं। फाल कैसी होती है? मजबूत तिकोनी लोहे की एक पत्ती होती है। हल का मुख्य भाग जो होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, जो मेन जो उसका सपोर्टर होता है। ठीक है, तो हल का ये मुख्य भाग होता है हल शाफ्ट। इसके एक सिरे पर हैंडल लगा होता है, एक सिरा इसका जो होता है इस पर हैंडल लगा होता है, तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एक सिरा जिसमें हैंडल होता है, दूसरा सिरा जहाँ पे जुताई जिससे हो रही है उसके हैंडल से लगा रहता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है। दूसरा सिरा जो होता है बैलों की गर्दन के ऊपर रखा रहता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। इसमें एक आदमी की ज़रूरत होती है, एक जोड़ी बैल की ज़रूरत होती है। बैल हल को घसीटने का काम करते हैं और फिर उसके बाद जो आदमी जो होते हैं उसको सही डायरेक्शन में किधर रखना है ये मेनली, और उनको कंट्रोल में रखने का काम करेंगे। ठीक है, आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। यानी कि ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोहे के जो हल हैं वो पहले लकड़ी के जो हल यूज़ किए जाते थे उनकी जगह अब लोहे के हल उनकी जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है कुदाली। ठीक है, कुदाली में क्या है कि इसमें जो है
यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे मिट्टी को पोला करने के लिए, उसको भुरभुरा करने के लिए ही यूज़ किए जाएंगे। तो पहला तो हमारा हल हो गया। दूसरा यहाँ पे अब कुदाली की बात की जा रही है। ये भी एक सरल जो है औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए। इसका यूज़ जो है वो खरपतवार जो है अनवांटेड जो पेड़ निकल आते हैं खेतों में, ठीक है, उनको निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी रहती है। एक सिरे पे इसमें चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी रहती है। किसमें? जो कुदाली होती है उसमें। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया कुदाली का, ठीक है, कि ये जो मुड़ी हुई प्लेट है वो यहाँ पे लगी रहती है। ये वाला पकड़ने वाला हिस्सा होता है, ये इसका हैंडल होता है और ये इसके द्वारा ही जो जुताई की जाती है। ये इसकी मेन जो शाफ्ट होती है छड़ हो जाएगी, ठीक है। ये लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये जो मुड़ी हुई प्लेट होती है ये ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो देखिए ये वाला जो सिरा होगा ये पशुओं के द्वारा खींचा जाएगा और ये नीचे ज़मीन में धंसा दी जाएगी, ठीक है। इसी से ही जब ये पशुओं के द्वारा खींचा जाएगा तो ये नीचे जब धंसी रहेगी तो वो मिट्टी को जो है खोदती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कुदाली का काम। अब नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। आजकल जो अगर जुताई देखी जाए तो वो बैलों वाली प्रोसेस अब जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कुछ जगह होती होगी लेकिन आजकल जो काफ़ी जल्दी वाला जो प्रोसेस की जा रही है तो उसके लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर जो है उनका यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल्टीवेटर का यूज़ करके पूरी जुताई की जा रही है, ठीक है। तो तीन हमने प्रोसेस, तीन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पढ़े कि जो है प्लॉइंग जो की जाती है, ठीक है, उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें प्रोसेस में होता क्या है, जुताई की जो प्रोसेस होती है इसमें मिट्टी को उलट पुलट करके उसकी जो है पोषक वाली जो लेयर होती है मिट्टी की उसको ऊपर नीचे कर देना, उसको भुरभुरा कर देना, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें देखी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है बुआई, यानी कि जब मिट्टी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई अब हम सीड को बोने की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि मिट्टी तो तैयार हो गई, इसके बाद मेन जो पेड़ उगाने का काम है वो बुआई से होता है, ठीक है। तो इसमें सोविंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि यहाँ बुआई से पहले, यानी बीजों को जो है वहाँ बोने से पहले बीजों की चेकिंग कर ली जाती है कि कौन से बीज स्वस्थ हैं और किन से जो है अधिक उपज दे सकते हैं। तो किसान जो होते हैं वो अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पहेली बता रही है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख करके उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लग गए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो इसने देखा, इसी के द्वारा ही जो बीजों का चयन किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इनको क्रियाकलाप के द्वारा करके देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक बीकर लेकर के इसे पानी से आधा भरना है। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने, क्योंकि हमें किसकी फसल बोनी है, गेहूं की बोनी है, तो इसलिए हम दाने किसके लेंगे, गेहूं के लेंगे। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डाल करके भली भांति इसको हिला दें। कुछ समय इसकी वेट करें। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वह हल्के हैं या भारी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं। किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, या तो वो टूट गए या फिर जो है कीड़ों के द्वारा खा लिए गए, मतलब वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो ऐसे बीज जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं और इस कारण वो हल्के हो जाते हैं, अतः ये जल के ऊपर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीज जो होते हैं उनको क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। तो जो क्षतिग्रस्त हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, उनको निकाल के हटा दिया जाता है। जो अच्छे और स्वस्थ होते हैं वो नीचे जो है तली में बैठ जाते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब चूँकि जिस तरीके से हम लोग ने जो है जब प्लॉइंग की जा रही थी, जुताई की प्रोसेस की जा रही थी, उसमें 3 तरीके के हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कि किन औजारों की सहायता से जो है जुताई ईजिली की जाती है या की जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बुआई की प्रोसेस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए पहला है, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है परंपरागत औजार। तो परंपरागत औजार जो ट्रेडिशनल पहले से जो चलते चले आ रहे हैं उनमें देखते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप
के आकार का होता है। यानी कि जो ट्रेडिशनली जो मेथड यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने से जो चलता चला आ रहा है, उसमें कीप के आकार का एक जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते थे। ये बीज जो है कीप के अंदर डाल दिए जाते थे, उसके बाद 2 या 3 सिरे वाले जो पाइप है उनमें से होकर के गुजरते थे। ये सिरे मिट्टी को भेद करके बीज को स्थापित कर देते थे। अब ये इन सिरों का काम ये होता था कि मिट्टी जो है उसको छेद करते जाते थे और बीज उसमें डलती चली जाती थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है इसका यूज़ किया जा रहा है कि यहाँ कीप से जो है बीजों को डाला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जुताई के लिए जो अभी हम लोग ने प्रोसेस देखी थी किस तरीके से हो रही है वो करते जाते हैं। एक बार पूरी जुताई हो जाती है उसके बाद फिर से इसका यूज़ करते हैं और इनमें कीप के द्वारा उसको बीज को इसमें डालते चले जाते हैं, ठीक है। ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका था। अब रिसेंट का जो तरीका है उसे भी देखते जाते हैं। तो यहाँ पे एक दिया गया है सीड ड्रिल। ये औजार जो दिखाया गया है ये सीड ड्रिल का औजार दिखाया गया है, इसे देखते हैं। सीड ड्रिल का जो काम है इसका क्या है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। ये ट्रैक्टर में पीछे लगा करके इसका यूज़ होता है। ये बिल्कुल कल्टीवेटर की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसका जो है स्ट्रक्चर, इसका जो इसकी जो बनावट है वो अलग होती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, ठीक है। इसकी बनावट ही देखें कि इसमें जो है समान एक जो है फिक्स डिस्टेंस पे इसकी पूरी वो रखी गई है, तो इसमें समान दूरी होती है, ठीक है। और जो है इसमें इसके द्वारा गहराई भी समान दूरी पे समान डिस्टेंस पे गहराई बनती चली जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। और इससे एक और भी बेनिफिट होता है कि जब बुआई होती है तो उसमें गड्ढा होता जाता है, बीज डलते जाते हैं। उसके बाद इसमें एक और बेनिफिट होता है कि बुआई होने के बाद जो मिट्टी जो गड्ढा होता जा रहा है वो भी भरता चला जाए, ठीक है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा कि बुआई अगर हो गई तो वापस से पीछे जा करके अब किसान एक एक करके ढकेगा, तो ये काम नहीं करना पड़ता है और इससे जो है पक्षियों द्वारा जो है बीजों की सुरक्षा भी हो जाती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते समय एक श्रम दोनों ही, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि सीड ड्रिल के द्वारा जब बुआई की जाती है तो एक मेहनत में दो काम हो जाते हैं। एक तो सीड भी बो रही है, मतलब कि बुआई भी होती चली जा रही है। दूसरा पशु पक्षी जो हैं उनसे बचाने के लिए जो दूसरी मेहनत है कि जो मिट्टी है वो अपने आप मिट्टी जो है बीजों को कवर करती चली जा रही है। तो ये दोनों काम एक साथ दो काम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बूझो फिर ये कुछ बताना चाह रहा है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, यानी नर्सरी है, जहाँ पेड़ों को उगाया जाता है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? तो ये इनका क्वेश्चन है। तो पहली इनकी हेल्प कर रही है कि जैसे धान है, धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। धान के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो हैं उनको पहले पौधशाला में उगाया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है। पौध जो है तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है, यानी कि इसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। उसके बाद इतने पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि अब इनको सही तरीके से जो है मतलब हर चीज़ उसकी डेवलप हो जाती है, उसकी रूट, उसकी स्टेम, उसकी लीव्स वगैरह डेवलप हो जाती है। उसके बाद खेत में उनको एक एक करके प्रॉपर डिस्टेंस पे उनको रोपित कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें फिक्स कर दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधों की पौधशाला में उगाए जाते हैं। कुछ ऐसे वन में जो उगने वाले जो पौधे हैं उनको भी पुष्पी पौधों की, जहाँ पे फ्लावर्स की जो है रोपिंग वगैरह होती है, वहाँ पे उस पौधशाला नर्सरी में उसको उगाया जाता है। फिर यहाँ पे है पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये जो फिक्स डिस्टेंस रखी गई है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि पौधों के बीच में जब एक उचित दूरी बनी रहेगी तो इससे क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है जो पेड़ पौधे हैं उनकी रूट और उनके स्टेम्स के बीच में जब उनका डेवलपमेंट होता है तो ये काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो उनको प्रॉपर स्पेस मिल सके और जो सूर्य का प्रकाश या पोषक तत्व और जल वगैरह उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सके, एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो उनके घने होने की वजह से, अगर पास में लगे होंगे तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए उनके थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे है कि पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तथा जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, इस वजह से उनको इतना घना नहीं लगाना चाहिए। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्टेंस जो है मतलब कि मेजरमेंट सही नहीं हो पाता है तो अधिक घनापन हो जाता है, ठीक है, पेड़ों के उगने के बाद। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनमें से कुछ पौधों को अलग कर दिया जाए। खाद, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है खाद एवं उर्वरक का मिलाना। तो अब हमने कितनी प्रोसेस पढ़ ली? 2 प्रोसेस पढ़ ली। सबसे पहले हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया जुताई के द्वारा। दूसरी, जब प्रिपेयर हो गई मिट्टी उसके बाद पानी और उर्वरक का उसमें जो छिड़काव करना था वो भी हो गया था। उसके बाद फिर हमने बुआई की, बीजों की बुआई की। उसके बाद उसमें जो है हम लोगों ने ड्रिल जो मेथड था उसके द्वारा हमने इसको पढ़ा, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ड्रिल का पढ़ा, ठीक है, सी ड्रिल का। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है खाद एवं उर्वरक। तो उर्वरक कब मिलाए जाते हैं या क्यों मिलाया जाता है, इसका ज़रूरत क्या है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है।
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। इनका मेनली काम ये होता है कि मिट्टी में पोषक स्तर जो है इनको बनाए रखने का काम होता है। तो यहाँ पे बूझो, देखिए इनका क्वेश्चन भी है और कुछ बताना भी चाह रहे हैं कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा है जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। मतलब उसने ये देखा कि एक खेत में उसने देखा कि जो है स्वस्थ फसल की पूरे जो है उगी हुई थी, सारे जो पेड़ पौधे थे बहुत अच्छे थे। वही उसने दूसरे खेत में देखा तो वहाँ पे पौधे जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं? तो ये इनका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इनका आंसर कैसे होगा। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये हम सभी जानते हैं, हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो पोषक तत्व जो मिट्टी प्रदान कर रही है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनमें किसान जो होता है वो एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं। हमने अभी देखा था कि खरीफ और जो है रबी की फसल जो होती है उनके बीच में ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, एक दो महीने का खाली गैप होता है उनके उगने से लेकर के कटने तक का। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि दूसरी फसल वो एक के बाद दूसरी फसल वो उगाते रहते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो एक कंडीशन, मतलब कि एक लेवल में इसमें है। अब बार बार उनको यूज़ करने वाले पौधे उनको उगाए चले जा रहे हैं, उसमें डलने का कोई प्रोसेस नहीं। जैसे हम लोग ने जल वगैरह का पढ़ा था कि यूज़ करते जा रहे हैं लेकिन उनका वापस से रिस्टोर का कोई प्रोसेस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो होता क्या होगा, आखिर ये पोषक तत्व जाहिर सी बात है ख़त्म तो हो ही जाएंगे ना, तो इनके लिए क्या काम किया जाए, तो वो यहाँ पे देखते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी आ जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। जिन चीज़ों की कमी आ जाती है उसको पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम ही खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब कि इतनी जो है अपर्याप्त उनको खाद दी जाए, यानी कि इतनी खाद उनको नहीं मिल रही है जो उनके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ज़रूरी हो, तो पौधे क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि जो ये खाद जो कि कार्बनिक पदार्थ होता है, क्योंकि यहाँ पे खाद की बात की जा रही है, उर्वरक की भी बात नहीं की जा रही है। तो खाद जो होता है वो क्या होता है, खाद और उर्वरक में अंतर है, ये हम नीचे भी अभी पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि खाद जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे प्राप्त होती है, उनसे ये बनती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में, किसान आखिर ये बनाते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, पादप और जंतु के जो अपशिष्ट होते हैं उनको गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। इसका अपघटन होते रहे सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, इसको खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया। अब ये जो पदार्थ जो अपघटित हो गया, अब इसको खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए के द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। हम लोग ने ये बहुत ही अच्छे से वो भी दो बार इसे डिस्कस किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप 1.2। इसमें हमें देखना है कि कैसे क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो क्रियाकलाप के द्वारा पहले हम इसको देखें। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। मूंग और चने के बीज लीजिए, उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब जब पेड़ नवोद्भिद बन गए, यानी उनमें रूट और स्टेम जो है निकल आया, तो हमने 3 नवोद्भिद को हमने छांट लिया। अब 3 ग्लास लें अथवा ऐसे ही पात्र लें, या तो 3 ग्लास लें या फिर इसी के जैसे कोई पात्र ले लें, उसमें ABC निशान लगाएं। ग्लास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाएं। ग्लास बी में समान मात्रा की मिट्टी लेकर के उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाएं। ग्लास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, ग्लास सी में कुछ भी नहीं मिलाना है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। इसमें पानी दे करके सब में इक्वली और उनको सुरक्षित स्थान पर रख देना है। प्रतिदिन पानी देते रहना है। अब 7 से 10 दिनों के बाद उनकी हमें वृद्धि को नोट करना है। ठीक है, तो ABC जैसे हमने जो है इसको बना रखा था, इसकी हमें वृद्धि को नोट डाउन करना है। कम से कम 7 से 10 दिन तक के हमें उसको जो है वैसे ही पानी देते रहना है। उसके बाद फिर हम उसकी वृद्धि को एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे है, क्या तीनों ग्लासों के पौधों में वृद्धि की जो गति है वो क्या एक समान है तीनों ग्लासों में? क्वेश्चन है, किस ग्लास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किस ग्लास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है? तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ पता चलेगी। हम लोग ने पहले बात किसकी की थी, खाद की थी। दूसरी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है, उर्वरक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वही बात की मतलब कि यहाँ पे कर रहे हैं
कि जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं, जो खाद हम लोग ने अभी पढ़ी उससे कैसे भिन्न होते हैं। तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, ये एक रासायनिक प्रोसेस के द्वारा ये बनते हैं। उर्वरक के कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया गया है कि जो उर्वरक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनमें इनके उपयोगों से किसानों को गेहूं धान, आखिर इनका उपयोग क्यों किया जाता है, ये जो उर्वरक यूज़ किए गए हैं इनका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसे देखते हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। अगर हम ये जो है उर्वरक जो है इनका ज़्यादा उपयोग अगर हम करेंगे तो जो मिट्टी की जो सॉइल की फर्टिलिटी है ये कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, इसमें कमी आ जाती है और यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बनते हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें कि मिट्टी में भी उर्वरक, उसकी फर्टिलिटी में भी कमी आ जाएगी और साथ ही साथ जल प्रदूषण का भी ये बहुत बड़ा स्रोत बन जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा था कि जब पानी का बहाव होता है या बारिश वर्षा वगैरह होती है, ठीक है, तो वर्षा के द्वारा क्या होता है कि वर्षा जो है, तेज़ वर्षा जो होती है वो मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाती है। तो ये बह करके कहाँ जाएगा, मिट्टियों में जाएगा। खेतों से भी तो पानी निकलता होगा, तो ये सारा पानी निकल करके नदियों तालाबों में जाता है। तो इनके साथ क्या, जब उर्वरक की मात्रा ज़्यादा पड़ी रहती है तो वो सब इसके साथ बह करके पानी में चली जाती है। तो ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जैविक खादों से कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये जैविक प्रक्रम जो होते हैं उन्हीं से ही बनती है। और जो उर्वरक होते हैं ये रासायनिक उर्वरक होते हैं, किसी भी रसायन का ज़्यादा यूज़ अगर होगा तो उससे नुकसान ही होगा। अब इसकी बात है, कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा पहली चीज़ तो हमें ये करनी चाहिए, अगर हमें मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखना है तो पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि जो जैविक खाद है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ भी देना चाहिए। जब हम इसका यूज़ करें तो हम दो फसलों के बीच, जैसे दो फसल अगर हम उगा रहे हैं तो एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने से पहले बीच में खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से भी जो है उसकी फर्टिलिटी, जो उसमें पोषक तत्वों की कमी है उसमें अपना डाल करके जो भी चीज़ हम उसमें मिला सकते हैं मिट्टी में, तो उससे हम उसकी पूर्ति कर सकें, क्योंकि अभी तो इनका यूज़ हो नहीं रहा है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। खाद का एक और बेनिफिट है कि इससे मिट्टी का जो गठन है एवं जल के अवशोषण की क्षमता भी, मिट्टी में वो और ज़्यादा उसकी उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम भी कर रही है, साथ ही साथ जल के अवशोषण की जो क्षमता है वो उसमें भी वृद्धि हो रही है। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उन सब की जो है इसमें प्रतिपूर्ति हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी पौधों को क्या प्रोवाइड करती है, जल प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ पोषक तत्वों को प्रोवाइड करती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको, उसकी उर्वरकता को फिर से जो है बहाल किया जा सकता है। जैसे ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, जैसे एक फसल उगाई गई उसके बाद जो बीच में गैप रहा उसमें दूसरी फसल को अगर उगा दिया जाए तो इसमें फसल एकांतर क्रम में जो उगाई जा रही है इसी को ही फसल चक्रण कहते हैं। इसके द्वारा भी जो है पोषक तत्वों की जो प्रतिपूर्ति है उसको किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। उत्तर भारत में पहले क्या किया जाता था, किसान जो फलीदार जो चारा होता था, अभी पता चलेगा ये फलीदार क्या होता है। ठीक है, फलीदार चारा जो होता था वो एक ऋतु में, एक सीज़न में फलीदार जो है चारा उगाते थे, दूसरा सीज़न जब आता था तो उसमें गेहूं फसल को जो है उगाते थे। पहले जनसंख्या भी कम थी इसलिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसमें जो है इतना लंबा अगर ड्यूरेशन देंगे तो सब भूखे ही मर जाएंगे। तो उसके लिए जो है क्या प्रोसेस की गई, आगे देखते हैं। ये जो प्रोसेस यूज़ करते थे कि एक सीज़न में ये एक सीज़न में वो, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था, जो कमी होती थी वो पूरी हो जाती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये जो पद्धति जो पहले उत्तर भारत में यूज़ की जाती थी इसे फिर से अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसके विषय में पढ़ा था, इसको हम लोग ने डिस्कस किया था पिछली कक्षा में। उसमें हमने ये देखा था कि फलीदार, तो अभी फलीदार हमें पता चलेगा लेग्यूमिनस जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में जो है पाए जाते हैं। फलीदार इसलिए कहा गया, जैसे मटर वगैरह जो होता है वो मटर के दाने फली के अंदर पाए जाते हैं ना, मटर है, सेम है, तो और जो जितने भी दालें होती हैं वो सब हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस पौधे जो है उनको कहते हैं। इनकी जो
जड़ें होती हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, उनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है एग्जाम्स में पूछी गई है, ये मेरे ख्याल से टेट में भी आई थी ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या आया था कि ये देखिएगा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में ये पाए जाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने का, उसका फिक्सेशन करने का काम कौन करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल गया। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ उर्वरक दिए गए हैं और उनकी खाद में अंतर दिया गया है। यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है, तो इसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उर्वरक है फर्टिलाइज़र, उनको देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो होता है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, और यहाँ पे खाद मैन्योर जो होता है वो क्या होता है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उर्वरक का जो उत्पादन है यानी कि फर्टिलाइज़र का, वो फैक्ट्रियों में किया जाता है रासायनिक तौर से, और खाद जो है वो खेतों में बनाई जा सकती है, एक गड्ढा खोद करके ये बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, मिट्टी जो होती है उसको ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और जो है खाद जो होती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक जो होते हैं उनको पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो फर्टिलाइजर जो होते हैं इनमें जो पादप पोषक पदार्थ जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में होते हैं। जबकि जो खाद होती है, मैन्योर जो होती है, इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से उर्वरक की तुलना में अगर देखा जाए तो कम होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। ये अंतर क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं कि जो सारणी में दिया गया था उर्वरक और खाद के बीच में अंतर बताए गए थे। अब यहाँ पे खाद के लाभ क्या क्या हैं, हम लोग ने शुरू में भी थोड़े से लाभ इसको डिस्कस किए थे, यहाँ पे और अच्छे से देख लेते हैं। जो मैन्यूर है इसका बेनिफिट क्या है? जैविक खाद उर्वरक की फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? पहला तो इसका काम ये हो जाएगा कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो उसमें वृद्धि होगी, जल को और ज़्यादा धारण करने की, उसको जो है एब्जॉर्ब अपने अंदर रखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके अलावा इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। जब इसमें जो है खाद मिलाई जाती है मिट्टियों में, तो मिट्टी और भी ज़्यादा जो है पोली हो जाती है, और भी ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, और उनमें स्पेस हो जाता है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। गैस विनिमय सरलता से होगा तो जो है ईजिली रूट भी अंदर चली जाएगी, और वहाँ उसमें रहने वाले जितने भी जो है स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो भी ईजिली वहाँ पर रह सकते हैं, और काफ़ी बेनिफिट उन सब से मिलता है। ठीक है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे उनकी संख्या में भी जो है वृद्धि होती है, और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार होता है। तो मिट्टी की जो बनावट होती है मिट्टी का वो भी सुधर जाती है, मिट्टी के गठन भी सुधर जाती है। ठीक है, अब ये हो गया कि उर्वरक और जो खाद जो था इनका भी हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा, और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया। आगे ये 3 प्रोसेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब क्या है कि यहाँ तक तो हम लोग ने पेड़ तो लगा दिया, अब इसमें पानी देना भी ज़रूरी है। जब तक ये फसल पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती तब तक इसको पानी देने की प्रोसेस, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनको लगातार जो है सुबह शाम या हर दिन पानी देने की प्रोसेस होती है, उसी तरीके से फसलों में भी होता है। तो नेक्स्ट हमारी जो है हेडिंग है वो है सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन का क्या महत्व है इसे भी देखते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधों की जो उनकी ग्रोथ और उनके फैलने के लिए भी इनका जो है जल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। इसी वजह से खनिज और उर्वरक मिलाए जाते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधे जो होते हैं इनमें 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। बीजों का जो अंकुरण होता है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इस वजह से जो जल होता है ये इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो जल होता है उसमें घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भागों में होता है। अब क्या है कि जल, ये जो पोषक तत्व हैं वो डायरेक्ट तो सूखी मतलब कि ड्राई फॉर्म में तो जाएंगे नहीं, या गैस फॉर्म में तो प्लांट में जाएंगे नहीं, तो ये वाटर के थ्रू ही सारे पोषक तत्व पहुंचते हैं। ठीक है, तो जल में घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं उनका स्थानांतरण पौधों में प्रत्येक भाग में होता है। जैसे जल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पोषक तत्व जाएंगे। ये फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। और ये जो जल होता है ये फसल को जो पाला पड़ता है, बर्फ़ का जो बर्फ़ वगैरह गिरती है या बहुत ही ज़्यादा लू वगैरह जब चलती है तो उससे रक्षा करता है। ठीक है, जल
स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर स्वस्थ फसल चाहिए और एक अच्छी फसल की वृद्धि चाहिए तो उसके लिए खेतों में मिट्टी की नमी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए नियमित रूप से हमें जल देते रहना चाहिए। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। एक टाइम ड्यूरेशन होती है जिस टाइम ड्यूरेशन के बीच बीच में हमको जो है जल देते रहना चाहिए, और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें निश्चित अंतराल पर खेतों में जो जल दिया जाता है इसी को ही हम सिंचाई या फिर इरिगेशन कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता जो होती है ये फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सिंचाई की जो टाइम ड्यूरेशन होती है इरिगेशन की, ये मिट्टी और ऋतुओं पर डिपेंड करता है कि कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी में जो है सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी इरिगेशन की, किस मिट्टी में कम पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ऋतुओं पर भी डिपेंड करता है, गर्मियों में ज़्यादा पड़ती है और जो वो वर्षा होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्या मतलब वर्षा में तो ऑलरेडी पानी मिल ही रहा है, और ठंडियों में जो है वो होती होगी लेकिन बहुत कम होती होगी। तो ये ऋतुओं पर भी डिपेंड करता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्या ये मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि गर्मियों में जो है जो सिंचाई इरिगेशन की जो प्रोसेस है इसमें बारंबारता बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है बूझो का है कि इस वर्ष मतलब इनको बताने की, इन्होंने जो देखा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब हम जो है इस वर्ष पानी जब हम पौधों को देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि पौधे जो हैं वो स्वस्थ रहें। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो इरिगेशन हम करेंगे उसका स्रोत क्या है, क्योंकि इरिगेशन में हमें क्या करना है, पानी देना है। तो पानी हमें प्राप्त कहाँ से होगा? तो इसके लिए है कुएं हैं, जलकूप है, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि, ये सब जल के स्रोत हैं जहाँ से जो जल को लेकर के उनसे सिंचाई प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिक्चर में जो है दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं वो दिखाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है, मोट है। ठीक है, फिर है चेन पंप दिखाया गया है। फिर यहाँ पे एक चित्र में है ढेकली के द्वारा किस तरीके से जो है पानी जो है जो खेत हैं उनमें पहुँचाया जाएगा। और फिर यहाँ पे एक लास्ट में जो है दिखाई गई है, ये जो प्रोसेस है ये रहट है। रहट प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि बैल के द्वारा जो है एक पंप चलाया जा रहा है और यहाँ पे पूरा पानी को उसमें इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, ये सारे जो है अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा जो है पानी को पहुँचाया जाता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं कुछ ऐसे खेत होते हैं जिनके जो है नदी तालाब जो होते हैं उनके पास होते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनसे अगर नदी तालाब काफ़ी दूर होते हैं, नहरें दूर होती हैं, तब उनके खेतों में जो है सिंचाई के लिए कैसे वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए, तो वो यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पे है मवेशी अथवा मजदूर जो होते हैं वो इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये जो सिंचाई की जब प्रोसेस होती है तो सिंचाई की प्रोसेस में मवेशी या फिर मजदूरों का यूज़ किया जाता है। अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि मवेशी और मजदूर बिल्कुल वो भी एक मनुष्य हैं तो हमारी ही तरह होंगे, वो उतना नहीं कर पाएंगे जितना मतलब कि एक पूरी तरीके से एक दक्षता के साथ एक जो सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो ये इतने कम, ये ज़्यादा दक्ष नहीं है। ठीक है, तो इसके और तरीके भी दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक मोट यानी घिरने के द्वारा पानी का पहुँचाना, चेन पंप हमने देखा, ढेकली देखी, रहट यानी उत्तोलक वगैरह को देखा कि किस तरीके से इन सब के द्वारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से कैसे जो है जो पानी है उसको खेतों में पहुंचाया जा रहा है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। अब जल है अगर वो ज़मीन से खींचा जाएगा तो उसके लिए पंप का यूज़ किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो है पंप के द्वारा जल को ऊपर खींचा जाएगा, ज़मीन से ऊपर खींचा जाएगा, ये उन जगहों पर ही यूज़ किया जाता है जिन जगह से नदी तालाब जो है वो काफ़ी दूर हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है कुएं का भी कोई इंतज़ाम नहीं है या कोई तालाब भी नहीं है, कोई नहर भी नहीं है, वो अगर काफ़ी डिस्टेंस से है खेतों में, तो खेतों में जो है पानी पहुँचाने के लिए पंपिंग के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें मोटर के द्वारा इसे खींचा जाएगा या किसी भी सिस्टम के द्वारा इसको पानी को जब खींचा जाएगा तो इसमें डीजल वगैरह का यूज़ होगा। ठीक है,
सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब प्रेजेंट टाइम में सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इन्हें जान लेते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मतलब क्योंकि ये जो आधुनिक विधियाँ दी गई हैं, इसका रीज़न यहाँ पे ये भी है क्योंकि जल की कमी धीरे धीरे जो है कम ही होती जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फसलें होती हैं उनमें जो है इरिगेशन के समय में काफ़ी जल की ज़रूरत पड़ती है। तो और जिस तरीके से जल की कमी हो रही है, जिस तरीके से पानी का काफ़ी ज़्यादा जब एक्स्ट्रा में पानी हो जाता है तो खेतों में भी पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उससे रोकने के लिए आधुनिक तरीके ये अपनाए गए हैं कि इरिगेशन की प्रोसेस भी पूरी कंप्लीट हो जाए, सही तरीके से जो पौधे हैं उनमें पानी भी पहुँच जाए और पानी का वेस्ट भी ना हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे तरीके हैं। तो पहला है छिड़काव तंत्र। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि जो असमतल हो, एक जैसी नहीं है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होगी, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसी जगह जहाँ पे भूमि भी असमतल है और वहाँ पे जल जो है वो कम मात्रा में उपलब्ध है, ऐसी जगहों पे स्प्रिंकल विधि का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। इसमें नल का जो ऊपरी सिरा होता है वहाँ पे एक नोज़ल लगा दिए जाते हैं जो कि घूमते रहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े, ये पाइप जो होते हैं वो कुछ एक फिक्स डिस्टेंस होती है जहाँ पे मेन पाइप जो होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा, अब पंप के द्वारा जल खींचा जाता है, उसके बाद मुख्य पाइप मेन पाइप से जब इन जो नोज़ल वगैरह जो नल जो लगे हुए हैं जिनमें नोज़ल लगे हुए हैं उन तक जब भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। तो ये जो है नल जो होता है वो घूमता है और जो नोज़ल लगे होते हैं उनसे पानी फव्वारे के रूप में बाहर की तरफ निकलता रहता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। इस तरीके से जो है छिड़काव किया जाता है पौधों पर जिस तरीके से वर्षा हो रही है, ऐसा लगता है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी के खेत एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बताया कि जो ये स्प्रिंकल प्रोसेस होती है, छिड़काव वाली प्रोसेस, ये उस जगह पे की जाती है जहाँ पे भूमि समतल नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है। तो हमें पता है कि जैसे लॉन वगैरह होता है या कॉफ़ी की जो खेती जिस जगह होती है वो अक्सर करके उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है वहाँ पर होती है। कई अन्य फसलों के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। हम लोग ने जब जल वाला जो चैप्टर था उसे जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग ने ये देखा था कि अगर हमें पानी की बचत करनी है, ठीक है, जल की जो है अनावश्यक उसका जो है यूज़ ना हो, तो उसकी बचत करने के लिए वहाँ पर हमने एक फसलों में जो वेस्ट हो रहा था पानी का, तो हम लोग ने ड्रिप सिस्टम का वहाँ पर पढ़ा था। तो उसी को ही यहाँ पर और अच्छे से देख लेते हैं ड्रिप सिस्टम का। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया ड्रिप सिस्टम, देखिए कि किस तरीके से कुएं से पानी मोटर के द्वारा खींचा जा रहा है एक पाइप के थ्रू। कई सारे पाइप लगे हुए हैं जो हर पेड़ों की रूट तक के, इसमें ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके डायरेक्टली जो पौधों की जो रूट होती है वहीं तक ही पानी को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है और पानी जो है वो अपनी सही जगह पर पहुँच भी जाता है। आगे देखते हैं, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में क्वेश्चन की दृष्टि से कि जो ड्रिप सिस्टम है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हम लोग ने इसमें वो भी देखा था कि जो स्प्रिंकल प्रोसेस है उसका हमने देखा था ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती हैं, तो वहाँ पे जिस जगह पर जो है स्प्रिंकल प्रोसेस का यूज़ हो रहा था तो वो कौन कौन सी थी, तो कॉफ़ी की खेती जहाँ पे होती है या और जो ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ड्रिप, उसके स्प्रिंकल सिस्टम जो था उसके हो गए। ड्रिप सिस्टम की एग्जाम्पल याद रखिए कि फलदार पौधे, जो फलदार पौधे होते हैं या बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रिप सिस्टम जो यूज़ किया जा रहा है ये किन जो है पौधों के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो फलदार पौधे होते हैं उनके लिए, या फिर जो बगीचे में जो छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनके लिए, या वृक्षों को भी पानी देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। ये जो प्रोसेस होती है इसमें जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ड्रिप प्रोसेस जो जल की कमी जिस जगह पे है वहाँ के लिए एक वरदान की तरह है। इसी तरीके से जो स्प्रिंकल वाली प्रोसेस है वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कि जो खरपतवार है उससे सुरक्षा हम अपने पेड़ पौधों की कैसे करेंगे। तो देखिए, खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने फसल के साथ कुछ अन्य पौधों को भी देखा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। तो देखते हैं, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं है वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन्हें कोई उगाता नहीं है बल्कि ये खुद ही उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो खरपतवार हैं इनका हमें करना क्या है,
तो यहाँ पे जो है तो ये जो खरपतवार होते हैं इनको वीड्स बोलते हैं। तो इनका यूज़ कैसे, इनको मेनली हमें हटाना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो खरपतवार होते हैं वो भी हरे भी पौधे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे एक फसल में पौधा जो होता है उसको उगने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही खरपतवार को, हालांकि वो यूज़फुल तो होते नहीं है, तो वैसे ही ज़रूरत उनकी भी होती है। तो यानी कि जो पोषक तत्व एक मेन प्लांट जो है उसको पहुँचना चाहिए, वो सारा का सारा ये जो खरपतवार उस फसल के साथ उग जाते हैं, ये ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन प्लांट है उसकी जो है ग्रोथ में, उसकी वृद्धि में कमी आ जाती है, ठीक है, या उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, बाधा आ जाती है। तो खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस है इसी को ही हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो निराई वाली जो प्रोसेस है ये यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेनली होता क्या है कि जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस होगी वो निराई होगी। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जंघा और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की जो वृद्धि है उस पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत फसल को चाहिए उन सब के बीच में ये प्रतिस्पर्धा जो है उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इनका कोई यूज़ भी नहीं हो, सारी चीज़ें ये खुद भी यूज़ करे जा रहे हैं। फिर है कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, जब कटाई हो रही होती है तभी भी ये जो है खरपतवार जो है वो बाधा डालते हैं, तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। कैसे ये विषैले हो सकते हैं इन्हें भी हम देखते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। इनको हटाने के लिए फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। जैसे क्या होता है कि फसल उगाने से पहले खेत की जुताई होती है ना, ये हमने अभी पढ़ा था। तो इस खेत की जुताई होने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। रीज़न ये है कि खरपतवार में भी तो जड़ होगी, तो ये जो होते हैं, ये जो वीड्स होती हैं, ये जब उगी रहती हैं तो इनकी जड़ें अब ईजिली एक एक इतने बड़े खेत में अगर कई सारे जो है खरपतवार के पौधे कई सारे, तो उखाड़ते उखाड़ते तो इंसान इनकी मतलब कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब जुताई होती है तो ऑलरेडी जो है जो मिट्टी है उसको पोला कर दिया जाता है, तो ईजिली ये सारे जो पेड़ होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर और फिर ये निकल भी जाते हैं, और जुताई करने के बाद जब कुछ समय के लिए जो है खेत को जब छोड़ दिया जाता है तो खरपतवार जो कि मिट्टी से अब बाहर हो गए हैं तो वो सूख करके मर जाते हैं और मिट्टी में ही ये मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले होता है, यानी कि ये जो खरपतवार होते हैं इनमें बीज बनने से पहले ही अगर उनको उखाड़ दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद उगने की जो उनकी प्रोसेस होती है वो तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। क्या होता है कि जब ये जुताई हो जाती है उसके बाद बुआई वगैरह के बाद, ऐसा नहीं है कि पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर खरपतवार उगते ही नहीं होंगे, तभी भी उगते हैं, लेकिन उस समय क्या किया जाता है, इनको या तो जड़ से उखाड़ दिया जाता है या फिर भूमि से ही उनको काट करके समय समय पर अलग कर दिया जाता है। ये कार्य किया किससे जाता है, खुरपी या फिर हैरों की सहायता से ये किया जाता है खरपतवार को उखाड़ने का काम। रासायनिक के उपयोगों से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। ये यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो खरपतवार नाशी जो होते हैं इनको हटाने के लिए भी रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल देख लिए कि यहाँ पे 2,4-D का यूज़ किया गया। ये एक खरपतवार नाशी है 2,4-D, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ये खरपतवार जो है उन पर नियंत्रण के लिए इस जो है रसायन का यूज़ किया जाता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। इनका यूज़ इसी वजह से किया जाता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिला करके स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये जो खरपतवार नाशी है इनको जल में ही मिला करके जो है खेतों में छिड़काव किया जाता है, और फिर जो खरपतवार होते हैं वो उन पर जब ये पड़ता है तो फिर ये वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से खरपतवार को जो है हटाने का रासायनिक तरीका भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि कैसे खरपतवार नाशी जो है उनका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बूझोगा, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है जो छिड़क रहा होता है? तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, ताकि जो है आगे की प्रोसेस वहीं पे ही रुक जाए, ठीक है। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरपतवार नाशी का जब छिड़काव होता है तो किसान, क्योंकि एक रसायन है ना, तो रसायन से जो इंसान है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का जब जो है प्रयोग करें तो सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो मतलब वो अगर ये सावधानी करेंगे तो उन्हें उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो गया, खरपतवार जो थे उनको भी अब हटा दिया गया। ठीक है, खरपतवार सिंचाई के दौरान जो खरपतवार जो थे उनको हटा दिया गया, सिंचाई वाली प्रोसेस पढ़ ली गई। अब क्या है, हमारी फसल पूरी तरीके से बन करके तैयार, पूरी तरीके से मतलब वृद्धि हो गई है, पूरी फसल तैयार है। अब फसल तैयार होने के बाद अब आती है कटाई की प्रोसेस। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से ही काट लेते हैं। दो प्रोसेस की जाती है, या तो उखाड़ लिया जाता है या फिर धरातल के पास से ही काट लिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में जो दराती होती है उसकी सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। दराती यहाँ पे हंसिया जैसी दिखाई गई है, इसके द्वारा ही जो है जो फसल है उसकी एक एक करके उसकी कटाई की जाती है। अथवा एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। मतलब कि जो फसलों की कटाई होती है उसको हाथों से भी किया जाता है दराती के द्वारा, और दूसरी एक मशीन जो होती है उसके द्वारा भी किया जाता है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसों से अलग कर लिया जाता है। अब क्या है, देखिए हर एक प्रोसेस कटाई में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, कटाई में पौधों को या तो जड़ों से ही उखाड़ लिया जाता है अगर वो सॉफ्ट होंगे, या फिर उनको जड़ से ही उनको काट दिया जाता है। ठीक है, ये दो प्रोसेस यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उनके द्वारा होती है, दराती के द्वारा और हार्वेस्टर के द्वारा। ये हमारी कटाई हो गई। अब कटाई के बाद क्या होता है, जो काटी गई जो फसल है उसमें से, अब फसल में से बीज और दाने मेनली हमको चाहिए ना, तो उनको भूसों से, क्योंकि जो वेस्ट भूसा जो है उससे अगर हमें अलग करना है तो ये जो अलग करने की जो प्रोसेस है इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो हर एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कटाई में जब भूसों से बीज को अलग किया जाता है तो वो जो प्रोसेस होती है इसको थ्रेशिंग कहते हैं। ये कार्य कंबाइन मशीन जो होती है, थ्रेशिंग का कार्य कंबाइन मशीन जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये जो कंबाइन मशीन जो होती है वो हार्वेस्टर और थ्रेशर जो होता है इन दोनों का संयुक्त रूप होती है। हार्वेस्टर का हम लोग ने देखा कि जो है फसल जो है उनको काट लिया जाता है, उसके बाद जो है काटने के बाद थ्रेशर का संयुक्त रूप। तो प्रेजेंट टाइम में जो अगर ये यूज़ हो रही है तो ये हार्वेस्टिंग मशीन जो है इसके साथ दो काम एक ही साथ किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में इन्हीं जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कंबाइन मशीन का यूज़ किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित, मतलब यहाँ पहेली जो है वो ये जो टुकड़े जो बचते हैं उनको जो किसान जो होते हैं वो जला देते हैं। तो वो इन जो है जो टुकड़े हैं इनके जलने के कारण वो चिंतित है। वो जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में जो पड़ी फसल है उसमें आग लगने का भी खतरा है। प्रदूषण तो होता ही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन फसलों की जलने से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये भी है कि जो है प्रदूषण भी हो रहा है और फिर आग लगने का, दूसरी फसल अगर पास में कोई ताज़ा फसल है तो उसमें आग लगने का भी खतरा है। इसके बाद आती है कर विनोइंग अलग करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जो ये कॉम्बाइन जो मशीन थी इसका जब यूज़ किया जा रहा था तो इसमें एक लाइन बोली गई थी, छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं, ये बड़े खेत में मान लीजिए कंबाइन मशीन का यूज़ कर लिया गया, छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो अनाज के दानों को फटक कर या इसी को ही हम विनोइंग कहते हैं, इसके द्वारा वो अलग कर लेते हैं। आप इसके विषय में जो क्लास 6 है उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे जो है थ्रेशिंग की जा रही थी। ठीक है, विनोइंग ये फटकने वाली मशीन यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इसके द्वारा जो है ये अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे ये कटाई पर्व दिखाया गया है, तो कटाई पर्व में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है, क्योंकि ये सब 3-4 महीने की लगातार मेहनत का ये फल होता है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में प्रयत्न का फल मिलता है। पिछली ऋतु में जो भी उन्होंने मेहनत की है उसका फसलों के द्वारा फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल है, वैसाखी है, होली, दिवाली, नाबन्या एवं बिहू जुड़े होते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली और नाबन्या, बिहू जो है ये जो फेस्टिवल्स हैं ये कब मनाए जाते हैं, ये सब जो खेत की जो कटाई की जो है समय होती है, कटाई की जो ऋतु होती है उस समय ये पर्व मनाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है हमारी भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दाने को, क्योंकि फसल इतनी बड़ी तादाद में मिलती है, अगर उनका हम भंडारण ना करें तो ये जो है काफ़ी समय तक के सुरक्षित नहीं रह पाएगी, तो इसके लिए भंडारण भी ज़रूरी है। अधिक समय तक के अगर हमें इनके दानों को रखना है
तो उनमें नमी, कीट, मतलब कि अधिक समय तक इनको सही सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है क्योंकि इसमें गर्माहट होती है, गर्माहट से ही नमी बनेगी। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित अगर किया जाए तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। जीवों का आक्रमण भी उस समय होगा जब फसल एकदम ताज़ी रहती है और जो है उनकी, इसलिए उनका सुखाना ज़रूरी है। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, कीट पीड़क हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, इन सब से जो है धूप में सुखाने की वजह से इनसे उनकी सुरक्षा हो सकती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, मतलब किसमें ये भंडारण करते हैं, जूट के जो बोरे होते हैं जिनमें बड़े बड़े छेद होते हैं ताकि जो सीड्स होती हैं इनके बीच में एयर पासिंग भी होती रहे, और धातु के बड़े पात्र जो बिन्स होते हैं उनमें भी ये रखते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे में ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों, आखिर उन्होंने नीम की पत्तियों का यूज़ क्यों किया। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो अनाज है वो भंडारण हेतु साइलो कैसे होते हैं। ये पूरा साइलो का जो है पिक्चर है जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। दूसरा यहाँ पे जो बोरियों में करके रखा गया अनाज का भंडारण, बोरों में जो रखा गया है। इसके बाद है कि ये जो पीड़क होते हैं जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखने के लिए जैसे कि नीम की पत्ती वगैरह जो है इन सब का यूज़ किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को, जो घर में अगर अनाज का भंडारण किया जाता है तो नीम की सूखी पत्तियों का यूज़ किया जाता है। बड़े भंडार गृह जो होते हैं उनमें अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। कुछ रासायनिक उपचारों की सहायता से जो है अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जंतुओं से भोजन तक के यहाँ पे क्रियाकलाप के द्वारा दिया गया है। अपनी अभ्यास पुस्तिका से निम्न तालिका को बना करके उसे पूरा कीजिए। यानी कि किन जंतुओं से कौन कौन से जो है स्रोत, कौन कौन से भोजन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ में दूध है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए दाल दी जाए तो दाल का स्रोत जो है यहाँ पे चूँकि जंतु का दिया गया है तो अगर मांस दे दिया जाए तो मांस में मुर्गा आ जाएगा, बकरा आ जाएगा, मतलब कि जितनी भी, और उसके बाद अंडा, इसी तरीके से अलग जितने भी जंतु उत्पाद हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं वो कौन कौन से उत्पाद किन किन से प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा है कि इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु में भी अनेक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो मछली का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें मिलते हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। ये इस वाले चैप्टर में हमने यही देखा कि फसल उत्पादन के लिए कौन कौन से चरण यूज़ किए जा रहे थे, जैसे कि बीजों का चयन करना, उसके बाद उनकी सोइंग, बुआई करना इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले जो पालतू पशु होते हैं उनको भी उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जो फार्म्स वगैरह में जो है पालतू पशुओं को जो पाला जाता है उनको भी उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। वही हमने कहा था कि जब जो है पौधे जो है वो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, भोजन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो वो उनको फसल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहेली की एक जो है बहुत ही अच्छी सूचना इसने यहाँ पे दी है। मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। कैसे? हमें मछली से कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो मिलता है और ये विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन डी की अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। तो ये जो है लाइन जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमारा चैप्टर ये यहाँ पे बहुत जो है कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर था, इसमें काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आइए जो ज़रूरी क्वेश्चन हैं वो इनके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं रिक्त स्थानों के लिए। पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये पहला हो जाएगा। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तो पहले जो फसल उगाने से पहले जो पहला चरण होता है उसमें मिट्टी की तैयारी की जाती है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, मिट्टी की तैयारी। उसके बाद थर्ड में है, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो जल की सतह पर क्या तैरने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जो है जल और पोषक तत्व प्राप्त होता है।
ठीक है। तो ये जो जल और पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी से जो प्राप्त होते हैं ये आवश्यक होते हैं फसल उगाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान दिया गया है, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मिलाना है। तो पहली है यहाँ पे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो खरीफ की फसल में आ जाएगा धान और मक्का, ठीक है, ये खरीफ की फसल हो जाएगी। उसके बाद है रबी की फसल। तो रबी की फसल में क्या है? गेहूं, चना, मटर जो है ये रबी की फसल में आते हैं। फिर है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में आते हैं यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद जो होती हैं इसमें पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष, ये सब कार्बनिक खाद में आते हैं, ठीक है। मिलान हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें है निम्न दो उदाहरण निम्न के देने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है इसमें दिया गया दो उदाहरण में। तो इसमें मक्का हो जाएगा, ऊपर भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, मक्का हो जाएगा और धान हो जाएगा। दो ऑप्शंस इसके हो गए खरीफ के। रबी की फसल में गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ठीक है, गेहूं चना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर। यहाँ पे बाकी के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए उन सब में आपको सारे जो चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था तो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है वो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।